हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप कि आपको जो हम वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई करना। ओके, सो अभी आज हम आगे का पढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम क्या स्टार्ट किया था? किंगडम प्रोटेस्टा स्टार्ट किया था। क्विक रिवीजन, जो डॉक्टर R.H. विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम प्रोवाइड किया था हमें। 5 किंगडम सिस्टम में उन्होंने कौन कौन सा किंगडम बताया था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। ऐसे उन्होंने 5 अलग अलग किंगडम्स हमको दिए थे, जिसमें से हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा। किंगडम मोनेरा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने 2 एग्जाम्पल देखा, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और थर्ड एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा। फिर हमने लास्ट लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया। किंगडम प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन हमने देखा और उसके अंदर जो 5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो अलग अलग फाइलम्स आते हैं, तो हमने पहला पढ़ा एनिमल लाइक प्रोटिस्टा और फिर हमने पढ़ा प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। अब आज के सेशन में हम कवर करेंगे बाकी के 3 एग्जाम्पल्स, दैट इज डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स एंड सम वन मोर इज देयर। ओके, सो आज के सेशन में छोटा सा ही टॉपिक है, 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स है, उसको समझेंगे, फटाफट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। ऑलराइट, अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, ज्ञान लैब सर्च कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। अब आज के सेशन में हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है? डायनोफ्लैजेलेट्स। सबसे पहले तो इस वर्ड को अंडरलाइन करो, डायनोफ्लैजेलेट्स। डाई मतलब क्या होता है? DI, डाई मीन्स 2। डाई मीन्स क्या होता है? 2। डायनो मीन्स 2 इन नंबर और फ्लैजेलेट्स मतलब क्या होता है? फ्लैजेला। फ्लैजेला मतलब क्या होता है? हमने लास्ट टाइम ही देखा था पैरामोशियम का एग्जाम्पल में कि फ्लैजेला मतलब एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हमारा ऑर्गेनिज्म स्विम कर सकता है। ओके, सो डायनोफ्लैजेलेट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिनमें 2 फ्लैजेला होंगे, जिनमें क्या होंगे? 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में हमको थ्योरी क्या बताई गई है और कौन सा ऑर्गेनिज्म का इधर पे एग्जाम्पल दिया गया है। सो फर्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया जा रहा है? दीज आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या बताया गया है हमको फर्स्ट पॉइंट में? कि डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं ये ज्यादातर पानी में मिलते हैं और ज्यादातर कौन से पानी में पाए जाते हैं? एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जीव। ओके, जल जीव। लेकिन कौन से पानी में पाए जाते हैं ये? मरीन वाटर में। मरीन मतलब समुद्र, नदी में नहीं मिलते हैं, ये समुद्र में मिलते हैं, खारे पानी में ज्यादातर मिलते हैं। सो दीज आर मोस्टली एक्वेटिक, फाउंड इन मरीन वाटर एंड आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब इनमें कुछ ऐसे पिगमेंट्स होंगे जिसकी मदद से ये प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन से पिगमेंट्स चाहिए हमको? क्लोरोफिल पिगमेंट्स चाहिए। करेक्ट है। सो इनके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो देखो, ये ना तो पूरी तरीके से एनिमल है ना तो पूरी तरीके से प्लांट है, दोनों के बीच का स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसको प्रोटिस्टा में डालते हैं। हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो ना ही पूरी तरीके से एनिमल की कैटेगरी में आते हैं और ना ही पूरी तरीके से प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। दोनों के बीच का फंक्शन ये दिखाते हैं, मतलब कुछ प्लांट का फंक्शन दिखाएंगे जैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे, कुछ एनिमल का फंक्शन दिखाएंगे जैसे स्विमिंग वगैरह करना या एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। तो दोनों का प्रॉपर्टी है, मतलब थोड़ा सा एनिमल का फंक्शन, थोड़ा सा प्लांट का फंक्शन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों का थोड़ा थोड़ा फंक्शन दिखाते हैं उसको हम प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा बोलते हैं। सो दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन फाउंड इन मरीन वाटर एंड दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बनाते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्वयंपोषी, मतलब ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं हम उनको? ऑटोट्रॉफ्स। ओके, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स। अब देखो, अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या बताया गया है कि इनके पास सेल वॉल है। हमने क्या पढ़ा है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें वापस से प्लांट का प्रॉपर्टी दिखाया गया कि इनके पास सेल वॉल है और वो सेल वॉल कौन से पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल से बनी है? सेल्यूलोज से। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ cellulosic plate. The cell wall is made up of what? Cellulosic stiff plate. Cellulose मतलब शुगर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज से एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से, दूसरा ग्लूकोज तीसरे ग्लूकोज से, ऐसे जब ग्लूकोज के हजारों मॉलिक्यूल्स एक साथ आकर मिलते हैं तो उसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। और ऐसे सेल्यूलोज का एकदम एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, स्टिफ मतलब क्या होता है? कड़क, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम रिजिड। तो हमारा जो डायनोफ्लैजेलेट्स है, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में जो डायनोफ्लैजेलेट्स का डायग्राम दिया
गया है वो डायनोफ्लैजेलेट्स दिखने में कैसे हैं, दे लुक लाइक स्मॉल इंसेक्ट, बट उनके बाहर जो सेल वॉल है वो सेल वॉल कैसी है, सेल्यूलोज से बनी है, और सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स एक साथ आके एकदम कड़क हो गए हैं, मतलब स्टिफ प्लेट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो देखो हमारे इस ऑर्गेनिज्म में प्लांट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिली अब तक। पहला पॉइंट कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, जो सिर्फ प्लांट का फंक्शन है। कभी तुमने देखा है कि तुम धूप में खड़े हो गए और फोटोसिंथेसिस कर रहे हो? नहीं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि हम एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें प्लांट का प्रॉपर्टी कौन सा है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी कौन सा है इनके पास कि इनके पास सेल वॉल है, और वो सेल वॉल किससे बनी है, सेल्यूलोज से बनी है। किससे बनी है, सेल्यूलोज से बनी है। ओके, सो द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स। दे पोजेस अ पेयर ऑफ फ्लैजेला। अंडरलाइन करो इसको, इनके पास क्या होता है, दो फ्लैजेला होते हैं। पोजेस मतलब क्या होता है, पोजेस वर्ड को अंडरलाइन करो और लिखो कंटेन। पोजेस मतलब क्या होता है, कंटेन मतलब होना। सो इनके पास एक पेयर, पेयर मतलब जोड़ी, दो फ्लैजेला होते हैं। पेयर मीन्स टू। सो इनके पास एक जोड़ी मतलब टू फ्लैजेला होते हैं, और इसीलिए तो हम इनको डायनोफ्लैजेलेट्स बोलते हैं। और हमने पढ़ा है कि फ्लैजेला किनके पास होता है, फ्लैजेला एनिमल सेल्स के पास होता है। किनके पास होता है, एनिमल सेल्स के पास, क्योंकि फ्लैजेला क्या करेगा, स्विम करने में या मूव करने में हेल्प करेगा। अभी तुमने देखा होगा कि कभी यहाँ से कोई प्लांट उठ के यहाँ नहीं चला गया। प्लांट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, तो लेकिन एनिमल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरे बोलने का तात्पर्य क्या है, व्हाट इज माय कंक्लूजन, कि ये डायनोफ्लैजेलेट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें कुछ प्रॉपर्टी प्लांट्स की है, कुछ प्रॉपर्टी एनिमल्स की है। प्लांट की कौन सी प्रॉपर्टी है, दे डू फोटोसिंथेसिस एंड दे हैव सेल वॉल। एनिमल की कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट दे कंटेन फ्लैजेला, इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं। दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स चाहिए, मतलब खाना बनाने के लिए चावल, पानी, गैस चाहिए। वैसे ही फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट जो उस प्रोसेस को करने के लिए चाहिए वो पिगमेंट्स होते हैं। ओके, सो दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच कैन बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। मतलब फोटोसिंथेटिक के बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ज़ैंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स, कैरोटीन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। छोटे छोटे धातु होते हैं जिनकी मदद से हमारे प्लांट्स को अलग अलग कलर मिलता है। मतलब प्लांट के पत्तों का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स के वजह से। फ्लावर कलरफुल क्यों होते हैं, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स की वजह से। गाजर ऑरेंज कलर की क्यों होती है, क्योंकि उसमें कैरोटीन पिगमेंट होता है, मतलब वो भी फोटोसिंथेसिस का ही पिगमेंट है। सो मेरे बोलने का मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए अलग अलग पिगमेंट्स चाहिए होते हैं, और ऐसे ही अलग अलग पिगमेंट्स हमको इसमें भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब देखो, प्लांट की प्रॉपर्टी भी देखने को मिल रही है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, और एनिमल का भी प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है क्योंकि इसके पास फ्लैजेला है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। गोनियोलेक्स इज डायनोफ्लैजेलेट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमस रेड टाइड। इस ऑर्गेनिज्म को अंडरलाइन करो, गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ज़्यादातर इंडियन ओशन में मतलब जहाँ पर अरेबियन सी और अफ्रीकन सी मिलते हैं, तो इंडियन ओशन के एकदम बॉर्डर में ये डायनोफ्लैजेलेट्स हमको, ये गोनियोलेक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनके वजह से, मतलब ये समुंदर के तट में इतने ज़्यादा होते हैं कि इनके रिफ्लेक्शन के वजह से, मतलब इनके कलर के वजह से हमको वो रेड सी दिखाई देती है। वो सी ऊपर से कैसे दिखाई देती है, रेड सी, और जब लहर आती है तो ऐसा लगता है कि खून की लहर आ रही है, रेड टाइड आ रही है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या बोला गया है, गोनियोलेक्स इज डायनोफ्लैजेलेट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमस रेड टाइड। रेड टाइड मतलब ये पानी के नीचे रेड कलर के ऑर्गेनिज्म है, तो पानी रेड कलर का दिखाई देगा, और जब लहर आएगी तो वो लहर भी रेड कलर की दिखाई देगी, इसीलिए उसको बोलते हैं रेड टाइड। इट मेक्स इवन सी अपीयर रेड, और इनके वजह से समुंदर भी लाल दिखता है। अभी देखो, जैसे तुम पानी में होली के टाइम पे ग्रीन कलर मिलाते हो तो पानी ग्रीन दिखता है, लाल कलर मिलाते हो तो पानी लाल दिखता है। वैसे ही समुंदर के तट में, समुंदर के नीचे एकदम बेस में जब ये डायनोफ्लैजेलेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो पानी ऊपर से कैसा दिखाई देगा, लाल कलर का दिखाई देगा, और उसी को हम बोलते हैं रेड सी। क्या बोलते हैं हम उसको, रेड सी। सिर्फ गोनियोलेक्स नहीं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से पानी अलग अलग कलर का दिखाई देता है। समझ में आया आपको डायनोफ्लैजेलेट्स? आपको याद क्या रखना है इसमें, डायनोफ्लैजेलेट्स मतलब टू फ्लैजेला। ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और इनके पास फ्लैजेला भी होता है, और इनके पास सेल वॉल भी है। सेल वॉल कौन से मॉलिक्यूल से बनी है, सेल्यूलोज से। अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल, डायनोफ्लैजेलेट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड एग्जाम्पल में हमको क्या बताया गया है, फंगाई लाइक प्रोटिस्टा।
फंगाई मतलब क्या होता है, एक तरीके का ऐसा ऑर्गेनिज्म, मतलब जो प्लांट और एनिमल जिसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एक सिस्टमैटिक ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम नया नया कोई ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट करते हैं, किसी नए ऑर्गेनिज्म का हम आविष्कार करते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी से चेक करते हैं कि ये कौन से पर्टिकुलर जीनस को बिलोंग करता है, मतलब कौन से विभाग में ये ऑर्गेनिज्म जाना चाहिए, ये प्लांट में जाना चाहिए, एनिमल में जाना चाहिए, फंगस में जाना चाहिए, कौन से कैटेगरी में ये जाना चाहिए। तो कैटेगरी बनाते टाइम देखो आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं, मतलब पहले हम उसका डोमेन चेक करते हैं, फिर उसका किंगडम चेक करते हैं, फिर उसका सब किंगडम चेक करते हैं, फिर उसके बाद में उसका फाइलम चेक करते हैं। तो ऐसे कुछ लेवल आपने पढ़े थे आपके 10th स्टैंडर्ड में, और अभी इस चैप्टर में भी आगे दिया गया है, मतलब स्टार्टिंग के पार्ट में दिया गया है, लेकिन वो 2020-2021 के बैच के लिए ओमिट कर दिया गया है, इसीलिए वो पार्ट हम कवर नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब क्या है कि ये जो फंगाई लाइक प्रोटिस्टा है, जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये फंगाई लाइक प्रोटिस्टा जो है ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है मोल्ड को। मोल्ड मतलब एक ऐसा क्लास, एक ऐसा वर्ग जहां पर सारे फंगस वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, सो देखो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, दे आर कॉमनली फ्रॉम द ग्रुप ऑफ मिक्सोमाइसीट्स। मिक्सोमाइसीट वर्ड को अंडरलाइन करो, जिसको ये कुछ भी नहीं समझा उनके लिए मैं सरल भाषा में बता रही हूँ, आई एम टेलिंग देम इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, कि मिक्सोमाइसीट्स मतलब क्या होता है, एक ऐसे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो फंगस को बिलोंग करते हैं। तो मिक्सोमाइसीट्स को अंडरलाइन करो और उधर पे लिखो दे बिलोंग टू क्लास मोल्ड। कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं ये, दे बिलोंग टू क्लास मोल्ड। मोल्ड मतलब क्या होता है, फंगस वाले ऑर्गेनिज्म। ओके, सो दे कॉमनली कम फ्रॉम द ग्रुप मिक्सोमाइसीट्स। दीज आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होते हैं, जो किसी भी सड़ी हुई चीज को खत्म कर देते हैं, जैसे कि समझो चील, ईगल जो होते हैं या वल्चर्स जो होते हैं, वल्चर्स स्पेशली वो गिद्ध, वल्चर्स क्या करते हैं, वो डेड बॉडीज को नोच नोच के खा लेते हैं। कौवे क्या करते हैं, चूहे को, डेड बॉडी को नोच नोच के खा लेते हैं। तो ये सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स है। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स को, या डेड पत्ते हों या डेड जानवर हों, उनको साफ करने का काम करते हैं सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हमको वही एग्जाम्पल दिया गया है दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब सड़ी हुई चीज़ों को ये खत्म करेंगे। So these are saprophytic organism found on decaying leaves. Decaying word को अंडरलाइन करो और उधर पे लिखो सड़ते हुए पत्ते। Decaying मतलब क्या होता है, जो पत्ते सड़ने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर बारिश के मौसम में झाड़ पे से जो पत्ते गिरते हैं वो नीचे जाके एकदम गल जाते हैं और एकदम उनमें से अजीब सी खट्टी खट्टी सी बदबू आने लग जाती है। तो वो बदबू क्यों आती है, क्योंकि उनके ऊपर ये फंगस ग्रो होने लग जाता है, ये सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लग जाता है। ओके, सो दीज आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफाइटिक मतलब किसी भी चीज को सड़ाने वाले ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन डिकेइंग लीव्स। देयर सेल एग्रीगेट टू फॉर्म अ लार्ज सेल मास कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब बहुत सारे अलग अलग फंगस, मतलब ये इसमें जो हमको एग्जाम्पल दिया गया है, जब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मोल्ड्स इकट्ठा हो जाते हैं, देयर सेल एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, जमा हो जाना। उधर लिखो एग्रीगेट करना मतलब क्या होता है, जमा हो जाना, टू फॉर्म अ ग्रुप। सो जब ऐसे बहुत सारे फंगस के छोटे छोटे सेल्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो वो क्या बनते हैं, वो एक बड़ा सा सेल। मतलब ऐसे इमेजिन करो, ये छोटे छोटे सेल्स जब ऐसे ढेर सारे हजारों सेल्स एक साथ आ जाएंगे तो ये दिखने में कैसा दिखेगा, एक बड़ा सेल मास दिखेगा। कैसा दिखेगा, ये एक बड़ा सेल मास दिखेगा। सो दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज सेल मास। और उस सेल मास को हम क्या बोलेंगे, ये जो बड़ा सा सेल हमको दिखेगा, इस सेल मास को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे इसको हम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मतलब प्लाज्मोडियम एक ऐसे टाइप का प्रोटोजोआ होता है जिसके वजह से मलेरिया होता है। लेकिन हम जिस प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, मतलब ये मोल्ड मिक्सोमाइसीट के वजह से जो प्लाज्मोडियम बन रहा है, उसके वजह से मलेरिया नहीं होता है। याद रखो, मोल्ड के वजह से, मतलब फंगस वाला जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, फंगल मोल्ड्स जब इकट्ठे आके प्लाज्मोडियम बनाते हैं तो वो अलग प्लाज्मोडियम है। मलेरिया वाला अलग प्लाज्मोडियम है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। कौन सा है, प्रोटोजोआ, जो एनिमल की कैटेगरी में आता है। और जब बहुत सारे फंगस के छोटे छोटे सेल्स इकट्ठा होते हैं, उसको भी हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। लेकिन इस प्लाज्मोडियम से मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम अलग है और फंगस वाला प्लाज्मोडियम अलग है। सो क्या बोला हमने कि इनके जो छोटे छोटे सेल्स हैं, देयर सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म द लार्ज सेल मास। छोटे छोटे सेल्स इकट्ठे होकर बड़ा सेल बनाएंगे और उस बड़े सेल को हमने क्या लेबल किया है, प्लाज्मोडियम लेबल किया है।
नॉट अ मलेरियल पैरासाइट, ये वाला प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला पैरासाइट नहीं है। ओके, द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मोडियम आर वेरी टफ, और इन प्लाज्मोडियम के अंदर से ये जो सेल्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे सेल्स इकट्ठा होकर एक बड़ा सेल बनाते हैं, इस बड़े सेल में से जब छोटे छोटे सेल्स निकलते हैं, मतलब क्या होता है, ये छोटे छोटे सेल्स मिलके एक बड़ा सेल बनाते हैं। ओके, अब ये बड़ा सेल जो है, मतलब ये जो एक इकट्ठा लेयर फॉर्म हो गया है ये छोटे छोटे सेल्स के वजह से, तो ये बड़ा सेल क्या करेगा, इसके अंदर जो छोटे छोटे सेल्स थे उसको टफ कर देगा, उसको कड़क बना देगा, मतलब ड्राई कंडीशन में उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो जब ये बड़े सेल का लेयर ब्रेक होगा तो इसके अंदर से जो छोटे छोटे सेल्स निकलेंगे, पहले छोटे छोटे सेल्स इकट्ठे आके प्लाज्मोडियम बना रहे हैं, और अब प्लाज्मोडियम से जो ये स्पोर्स निकल रहे हैं, ये छोटे छोटे सेल्स निकल रहे हैं, ये सेल्स कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे मोल्ड के सेल्स जो है वो इकट्ठा होकर एक बड़ा सेल बनाते हैं, उस बड़े सेल को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, अपने अंदर के छोटे छोटे सेल्स को ड्राई करके उनको कठोर बना देता है, और जब इस प्लाज्मोडियम में से वही छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं, वही छोटे छोटे सेल्स स्पोर्स बन के निकलते हैं, मतलब बीज बनकर निकलते हैं, तो वो स्पोर्स कैसे हो जाते हैं, एकदम टफ हो जाते हैं, और वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। सो द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मोडियम आर वेरी टफ एंड दे सर्वाइव इवन इन वेरी हार्श कंडीशन, मतलब वो किसी भी बड़ी से बड़ी, चाहे कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो, कितना भी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो, वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। कौन, ये वाले स्पोर्स। तो बेसिकली हमने इधर पे क्या पढ़ा, फंगस जो प्रोटिस्टा के जैसा काम करता है, मतलब जो पूरी तरीके से फंगस नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा फंगस का कैटेगरी है, मतलब फंगस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऐसा फंगस जो ऐसे सेल्स जो फंगस के जैसे काम कर रहे हैं पर पूरी तरीके से फंगस नहीं है, उसको भी हमने प्रोटिस्टा में डाला है। तो वो सारे फंगल के सेल्स इकट्ठा होकर क्या बना रहे हैं, प्लाज्मोडियम बना रहे हैं। फिर ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, ये अपने अंदर के सेल्स को स्ट्रॉन्ग बना देगा, और वही सेल्स जब स्पोर्स बन के बाहर निकलेंगे तो वो स्पोर्स कैसे बन जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टफ बन जाएंगे, जिनके वजह से वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। सो ये फंगाई लाइक प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल आपको समझ में आया, पक्का। आगे बढ़े, अब आगे देखो आपको क्या बताया गया है, यूग्लिनोइड्स के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है यूग्लिनोइड्स के बारे में, ये यूग्लिनोइड्स में ना दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इसमें प्लांट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और एनिमल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। आपको ये नीट में पूछा जाता है, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है ना नीट का, उसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है और जो एनिमल कैटेगरी में भी आता है। तो वहाँ पर आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, जैसे डायनोफ्लैजेलेट्स हो गया, यूग्लिना हो गया। सो आप ध्यान से देखो कि मतलब उधर पे कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है। अगर उधर पे सिर्फ यूग्लिना का एग्जाम्पल दिया है तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है और जो एनिमल की कैटेगरी में भी आता है, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों का प्रॉपर्टी है उसके पास। तो आपका आंसर क्या होगा, यूग्लिना भी हो सकता है, और जो हमने पहले पढ़ा डायनोफ्लैजेलेट का गोनियोलैक्स भी हो सकता है, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसिस करता है और एनिमल की कैटेगरी में आता है। सो देखो यहाँ पर यूग्लिनोइड्स के बारे में क्या बताया गया है, दे लैक सेल वॉल। सबसे पहली बात तो इसमें क्या बताया गया है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, मतलब एनिमल सेल का प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि एनिमल सेल के पास भी सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। सो दे लैक सेल वॉल, मतलब इनके पास सेल वॉल नहीं है। बट दे हैव अ वेरी टफ कवरिंग ऑफ प्रोटीनेशियस पेलिकल। इनके पास भले ही सेल वॉल नहीं है लेकिन इनके बाहरी लेयर में एक प्रोटीन का टफ लेयर है, मतलब इनके पास ओरिजिनल सेल वॉल नहीं है लेकिन इन्होंने खुद के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर बनाया है। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका यूग्लिना है, ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, हमारे यूग्लिना का सेल मेम्ब्रेन है। टेक्निकली इसके बाहर सेल वॉल होना चाहिए था लेकिन सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल के बजाय इसने क्या बनाया है, इसने प्रोटीन का लेयर बनाया है। क्या बनाया है, अपने बाहर एक प्रोटीन का लेयर बनाया है, ओके, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक साथ बाइंड होकर हमारे यूग्लिना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया हमको, दे लैक सेल वॉल, मतलब इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है लेकिन सेल वॉल के बजाय क्या है, इनके पास एक प्रोटीन की लेयर है। बट दे हैव टफ कवरिंग ऑफ प्रोटीनेशियस पेलिकल। पेलिकल मतलब क्या होता है, लेयर, ओके। दे पोजेस 2 फ्लैजेला। अभी यहाँ पर भी हमको क्या बताया जा रहा है कि इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं। तो अब तुम बोलोगे मैम ये डायनोफ्लैजेलेट्स की कैटेगरी में क्यों नहीं जाते हैं। ये डायनोफ्लैजेलेट्स की कैटेगरी में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि डायनोफ्लैजेलेट्स जो है वो मरीन वाटर में है, मतलब वो ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं, जबकि यूग्लिना
पानी में थोड़े बहुत पाए जाते हैं, थोड़े बहुत लैंड में पाए जाते हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ टेरेस्ट्री एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हम इसको डायनोफ्लैजिलेट्स में नहीं डाल सकते। ओके, सो हमारे यूग्लिनॉइड्स के पास क्या होता है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, इनके पास प्रोटीन की लेयर होती है। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या बताया गया, इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं। दे पोजेस 2 फ्लैजेला, वन शॉर्ट एंड द अदर वन वेरी लॉन्ग। जो शॉर्ट फ्लैजेला होता है ना इनका, वो सेल के अंदर ही खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ से वो निकलता है और इधर ही अंदर के अंदर ही खत्म हो जाता है। और एक लॉन्ग फ्लैजेला रहता है इनके पास जो बाहर तक लंबा आता है। शॉर्ट वाला फ्लैजेला अंदर ही अंदर एकदम छोटा है, वो कभी कभी दिखता भी नहीं है, मतलब वो सिर्फ ग्रो होता है पर बाहर तक नहीं आता है। सो दे कंटेन 2 फ्लैजेला, वन वेरी शॉर्ट एंड वन लॉन्ग फ्लैजेला। दे बिहेव एज हेटेरोट्रॉफ्स। देखो ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं और ये हेटेरोट्रॉफ्स का भी काम कर रहे हैं। हेटेरोट्रॉफ मतलब क्या होता है, जो किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। सो देखो ये पूरा पॉइंट पढ़ती हूँ। They behave as heterotrophs in absence of light but possess pigments similar to that of higher plants for photosynthesis। मतलब इमेजिन करो कि अगर इन ऑर्गेनिजम्स के पास ये किसी अंधेरी जगह पर या किसी दलदल में या किसी ऐसी जगह पर ग्रो हो रहे हैं, मतलब गुफा के अंदर जहाँ पर लाइट का कोई सोर्स नहीं है, जहाँ पर सनलाइट का कोई सोर्स नहीं है, तो वैसी जगह पर फोटोसिंथेसिस करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमको सूर्य की किरण चाहिए या कोई भी लाइट का सोर्स चाहिए। तो बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अब वैसे में क्या होगा, अगर बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता और ये ओरिजिनली अगर प्लांट सेल होता तो ये मर जाता, क्योंकि बिना फोटोसिंथेसिस के कोई प्लांट सेल जी ही नहीं सकता। लेकिन वही तो बात है, किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर लाइट नहीं है तो ये मरेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हेटेरोट्रॉफ बन जाएगा। सो दे बिहेव एज हेटेरोट्रॉफ्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब जब लाइट नहीं होती है तो ये हेटेरोट्रॉफ बन जाते हैं, मतलब ये किसी और ऑर्गेनिज्म का बनाया हुआ खाना खाते हैं। लेकिन अगर इनके पास लाइट का प्रेजेंस है, मतलब अगर ये किसी हरी भरी जगह पर ग्रो हो रहे हैं या किसी खुले वातावरण में ये ग्रो हो रहे हैं जहाँ पर लाइट का सोर्स है, तो वहाँ पर इनके पास कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट के संपर्क में आते ही एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब जैसे ही वो लाइट के कनेक्शन में आते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। तो बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो यूग्लिना या यूग्लिनॉइड्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, मतलब अगर लाइट रहेगी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, लाइट नहीं रहेगी तो ये हेटेरोट्रॉफ बन जाएंगे, किसी और के ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन ये मरेंगे नहीं, या तो ये किसी और का खाना खाएंगे या तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। मतलब इसमें एनिमल और प्लांट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं फिर से बता रही हूँ, तुम बोलोगे मैम डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स में क्या फ़र्क है। डायनोफ्लैजिलेट्स के पास 2 बड़े बड़े फ्लैजेला होते हैं, यूग्लिनॉइड्स के पास एक बड़ा फ्लैजेला होता है, एक छोटा फ्लैजेला होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स पूरे वाटर में ग्रो होते हैं, मरीन वाटर में, यूग्लिनॉइड्स पूरे वाटर में ग्रो नहीं होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स के पास सेल वॉल होता है, यूग्लिनॉइड्स के पास सेल वॉल नहीं होता है, प्रोटीन की लेयर होती है। तो ये है डिफरेंस डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स के बीच का। प्लीज़ ऐसे डिफरेंस बना के याद करो ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा इसमें और इसमें आखिर फ़र्क क्या है। ओके, तो आपको आज हमने क्या क्या पढ़ाया, आज हमने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, फंगस लाइक प्रोटिस्टा के बारे में और यूग्लिनॉइड्स के बारे में। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम किंगडम प्लांटे और किंगडम फंगस के बारे में देखेंगे। अभी तक मतलब पूरा लास्ट सेशन देखो और आज का सेशन देखो, किंगडम प्रोटिस्टा और उसके पहला वाला सेशन किंगडम मोनेरा। इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो पहले 2 बार टेक्स्ट बुक रीड करो। टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद भी अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है, देन फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन इन अवर कमेंट सेक्शन। मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग बताया है, तो वीडियो को पॉज कर करके वो मीनिंग टेक्स्ट बुक में लिखो, क्योंकि मीनिंग नहीं लिखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शब्द का मतलब ही नहीं मालूम तो वो याद भी नहीं रहेगा। सो मेक श्योर दैट यू राइट ऑल द मीनिंग्स एटलीस्ट 5 टाइम्स। जो वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चे मतलब हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम या उर्दू मीडियम से आते हैं या मराठी मीडियम से, उनको ये वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता है, तो तुम लोग 10 बार 15 बार लिखकर प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही चीज़ 12th में भी कंटिन्यू होगी। बार बार तुमको वर्ड्स का मीनिंग नहीं बताया जाएगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ताकि तुमको आगे मदद हो। और ये छोटे छोटे बेसिक्स में से नीट और सीईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज के लिए यहाँ पर हम टॉपिक स्टॉप करेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छे से समझ में आया, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस शेयर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए ज्ञान लैब चैनल के बारे में, क्योंकि वहाँ पर हमारा काफ़ी पोर्शन कवर हो रहा है। चलिए बने रहिए ज्ञान लैब के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।